कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फ्रांस नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी ग्रोवर मेंशन के लिए निकल चुकी थी। वहीं पंखुड़ी जो अपने रूम में बैठी थी और सोच रही थी कि वो अपना फ़ोन दोबारा ऑन करे या ना करे, तभी रूम का दरवाज़ा खुला और सृष्टि अंदर की तरफ आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से भी पंखुड़ी एकदम से डर गई थी। सृष्टि ने उसे डरते हुए देखा तो वो हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम इस तरह से कांप क्यों रही हो? तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? ये बोलते हुए सृष्टि उसके बिल्कुल करीब आ गई थी और उसका माथा छूकर चेक करने लगी थी। पंखुड़ी ने झट से उसका हाथ पकड़ा और बोली, सासू माँ, मुझसे ना एक कांड हो गया। सृष्टि हंसी और बोली, राणा परिवार के लोगों के बस की बात नहीं है कर्म करना, इनसे तो कांड ही होते हैं। अब तुम बताओ, तुमने क्या कांड किया? पंखुड़ी ने एक गहरी सांस ली और कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही पंक्ति वहां पर आई। पंक्ति को देखकर पंखुड़ी चुप हो गई। पंक्ति अंदर आई और बोली, सासू माँ, आप मेरे साथ बाहर चलिए। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी गुस्से से बोली, क्यों सासू माँ, तुम्हारे साथ बाहर क्यों जाएंगी? तुम देख नहीं रही हो क्या सासू माँ मेरे साथ बात कर रही हैं? तो तुम उन्हें अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहती हो? पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, सासू माँ मेरी हैं, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगी। मुझे सासू माँ से बात करनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे यूं गुस्सा होते हुए देख सृष्टि ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, शांत हो जाओ पंखुड़ी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पंखुड़ी तुरंत बोली, कहीं जाना भी मत। पंक्ति पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मैं सासू माँ को अपने साथ कहीं नहीं लेकर जा रही हूँ भाभी, वो तो आपकी ही मम्मा सासू माँ को बुला रही हैं, मैं तो बस उनका मैसेज देने के लिए आई थी। सृष्टि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा। एक्चुअली वो रात के डिनर की तैयारी करनी थी, इसलिए श्वेता जी ने पहले भी उनसे पूछा था कि वो रात को डिनर में क्या बनाए, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर पंखुड़ी के पास आ गई। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। पंखुड़ी ने मायूस सा चेहरा बनाया। सृष्टि उसका गाल थपथपाकर वहां से चली गई और पंखुड़ी अब अपने रूम में अकेली रह गई। तकरीबन 5 मिनट बाद उसके रूम का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पंखुड़ी झट से बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े प्रांस पर गई। उसे वहां पर देखकर पंखुड़ी एकदम से शॉक्ड हो गई। उसका गला सूखने लगा था और अब प्रांस ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ आ गया। उसे वहां पर देखते ही पंखुड़ी समझ गई थी कि प्रांस वहां पर क्यों आया होगा। उसने फ़ोन पर तो प्रांस के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो अब अपना जवाब लेने के लिए सीधा ग्रोवर मेंशन ही आ गया। और ग्रोवर मेंशन में कहाँ किसी की इतनी हिम्मत कि कोई प्रांस को रोक पाए। लेकिन पंखुड़ी उसका गुस्सा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अचानक ही जोरों से चिल्लाने लगी, सासू माँ बचाओ बचाओ, सासू माँ मुझे बचाओ। उसे चिल्लाते हुए देख प्रांस हैरान रह गया। अगले ही पल वो तेज कदमों से पंखुड़ी के करीब आया और उसने तुरंत अपना एक हाथ पंखुड़ी के सिर के पीछे रखा और दूसरा उसके होठों पर रख दिया, जिससे पंखुड़ी का चिल्लाना एकदम से बंद हो गया। लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए प्रांस को देख रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर जरा सी भी चिल्लाई ना तो अपना हिसाब लगा लेना। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और प्रांस ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, पंखुड़ी एक बार फिर से जोरों से चिल्लाई, बचाओ सासू माँ। उसे दोबारा चिल्लाते हुए देख प्रांस का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इस बार उसने पंखुड़ी के होठों पर अपना हाथ नहीं रखा, बल्कि सीधा उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को लॉक कर दिया। पंखुड़ी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई और अगले ही पल उसकी पलकें धीरे धीरे झुकनी शुरू हो गई। वही सृष्टि जो पंखुड़ी का चिल्लाना सुनकर अंदर की तरफ आई थी। हालांकि वो जानती थी कि प्रांस रूम में है, लेकिन फिर भी कहीं प्रांस का गुस्सा उस पर हावी ना हो जाए और वो पंखुड़ी को कोई तकलीफ ना दे, इसलिए वो झट से रूम में आई। लेकिन जैसे ही उसने जरा सा दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने प्रांस और पंखुड़ी पर गई और अगले ही पल उसने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया।
श्वेता जी जो बाहर की तरफ से भागती हुई पंखुड़ी के रूम की तरफ आई और बोली, क्या हुआ सृष्टि जी, पंखुड़ी इतना चिल्ला क्यों रही है? आपने तो कहा था कि प्रांस आया है, कहीं प्रांस उस पर हाथ तो नहीं उठा रहा ना? सृष्टि झट से बोली, ऐसा कुछ नहीं है श्वेता जी, माना एक बार प्रांस से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बार बार वही गलती दोहराएगा। उस दिन भी उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं थे, वरना आप भी जानती हैं कि प्रांस ऐसी कोई हरकत नहीं करता। श्वेता जी तुरंत बोली, मैं जानती हूँ सृष्टि जी, लेकिन बस पंखुड़ी के लिए डर लग रहा था। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, डर का तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि फिलहाल दोनों रोमांस में बिजी हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ गई और श्वेता जी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वो भी तुरंत वहाँ से चली गई। अंदर प्रांस अभी भी पंखुड़ी के चेहरे पर झुका हुआ था और धीरे धीरे उसकी तरफ से पुश इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि पंखुड़ी पूरी तरह से बेड पर लेट गई और प्रांस भी आधे से ज़्यादा बेड पर उसके ऊपर झुका हुआ था। वो अभी तक पंखुड़ी के लबों को चूम रहा था और पंखुड़ी भी उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। उसके हाथ में प्रांस के कॉलर थे और उन दोनों की सांसें जिस तरह से आपस में उलझ रही थी, रूम में गूंजता हुआ उन सांसों का शोर साफ सुनाई देने लगा था। प्रांस ने जब उसे किस करना शुरू किया था तो वो गुस्से में था, लेकिन अब वो उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था। ये शायद उसकी आदत थी, या फिर आज तक जितनी बार भी उसने पंखुड़ी को किस किया था हमेशा सॉफ्ट ही किया था, इसलिए वो एक बार फिर से उन पलों में खो गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने पंखुड़ी को छोड़ा तो पंखुड़ी गुस्से से तरह तरह के मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। प्रांस ने गुस्से से पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आपने मुझे किस क्यों किया? प्रांस झट से बोला, मेरी मर्जी। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, ऐसे कैसे आपकी मर्जी? सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता है। प्रांस एटीट्यूड से बोला, जहाँ पर प्रांस राणा होता है वहाँ पर सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है, किसी और की मर्जी मैटर ही नहीं करती। अगर कहो तो दोबारा किस करके दिखाऊं? पंखुड़ी ने मना नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं बोला। वो बस प्रांस को गुस्से से देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस ने एक बार फिर से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसकी बोलती बंद कर दी। जैसे पहले जो कसर रह गई हो उसे पूरा कर रहा हो, और अब वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था बल्कि थोड़ा थोड़ा वाइल्ड हो रहा था। पंखुड़ी बस उसे पूरी तरह से महसूस कर रही थी, उसके अंदर तक उसे एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से ये वो पहला पल था जब वो दोनों एक दूसरे के इस हद तक करीब थे और दोनों किस कर रहे थे। पंखुड़ी भी प्रांस को किस करने लगी तो प्रांस और भी ज़्यादा पैशनेट हो गया और इस बार वो तकरीबन 15 मिनट पंखुड़ी को किस करता रहा। वहीं पंक्ति जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई, उसे नहीं पता था कि पंखुड़ी के रूम में प्रांस है। वो सोच रही थी कि अगर पंखुड़ी उससे नाराज है, ये सोचकर कि वो सासू माँ को अपने साथ लेकर जा रही थी, तो वो जाकर एक बार उससे बात कर ले, उसकी नाराज़गी दूर कर ले। उसने अपने कदम पंखुड़ी के रूम की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगी, सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और उसे दूर ले गई। पंक्ति तुरंत बोली, क्या हुआ सासू माँ, आप मुझे इस तरह से यहाँ क्यों ले आई? मैं तो पंखुड़ी भाभी से बात करने वाली थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझसे नाराज़ है। सृष्टि झट से बोली, इस वक्त वो तुमसे तो क्या किसी से भी नाराज़ नहीं हो सकती। अपनी जिस सासू माँ के लिए वो तुमसे लड़ाई कर रही थी ना, अगर इस वक्त वो सासू माँ भाड़ में भी चली जाएं तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ उसका खट्टा नींबू है। इसलिए तुम भी जाओ और जाकर अपने कड़वे करेले को दुखी करो, उसे फ़ोन करो। प्रांस और पंखुड़ी एक साथ हैं ये सुनकर पंक्ति खुश हो गई थी, लेकिन सृष्टि के मुंह से अपने कड़वे करेले का जिक्र सुनकर उसका चेहरा एक बार फिर से उतर गया था। वो तुरंत बोली, लेकिन कॉल करूं कैसे? कोई बहाना भी तो नहीं है, और ऊपर से वो सारा दिन तो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। कॉल पर भी कुछ ऐसा वैसा सुना देंगे तो मेरा मूड और ज़्यादा खराब हो जाएगा सासू माँ, तकलीफ़ होती है मुझे। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर तुम उसका दिमाग खाती रहोगी तो एक ना एक दिन उसका जो खराब दिमाग है
वो उसके सर से निकल जाएगा और फिर अच्छा वाला दिमाग रह जाएगा तो कड़वा करेला मीठी चाशनी में बदल जाएगा। इसलिए जाओ और जाकर उसका खराब दिमाग खाओ। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सीढ़ियाँ चढ़कर वापस अपने रूम में चली गई। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया और बोली, सच में भगवान से दिमाग का डिब्बा खुला ही नहीं, अगर खुल जाता तो मेरा दिमाग खराब होने से बच जाता। ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई। कोई भी वहाँ पर फालतू इधर उधर घूम नहीं रहा था, ये सोचकर कि प्रांस और पंखुड़ी एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं और उन्हें किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। प्रांस जब 15 मिनट बाद पंखुड़ी से दूर हुआ तो इस बार उसके लब और भी ज़्यादा गुलाबी थे, जैसे कोई गुलाब का फूल। पंखुड़ी अब उसे शिकायती नज़रों से नहीं बल्कि प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। इतना तो काफ़ी था उसे सेड्यूस करने के लिए। वो अंदर तक प्रांस के लिए तड़प रही थी, लेकिन जो तड़पाए ना वो प्रांस राणा कैसे हुआ। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे याद आया कि प्रांस यहाँ पर क्यों आया है। वो झट से बोली, मेरा फ़ोन? प्रांस भी जल्दी से बोला, हाँ तुम्हारा फ़ोन, बताओ कहाँ है तुम्हारा फ़ोन, मुझे उसमें कुछ चेक करना है। पंखुड़ी झट से बोली, उसे आग लग गई। प्रांस तुरंत बोला, आग तो मैं कहीं और लगा दूंगा, जल्दी से बताओ तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। पंखुड़ी ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। फ़ोन को आग नहीं लगी, फ़ोन को सासू माँ ले गई, उनके फ़ोन को आग लग गई तो वो मेरा फ़ोन ले गए। प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे पूरा राणा परिवार के फ़ोन को आग लगेगी? तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास ही है। ये बोलते हुए उसने जैसे ही तकिया हटाया, तकिए के नीचे पंखुड़ी का फ़ोन था। पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। प्रांस ने उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की। प्रांस के अलावा उसमें किसी का नंबर ही नहीं था। लेकिन अब प्रांस राणा यूं ही कैसे शांत हो जाए। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, वो नंबर बताओ मुझे जिस पर तुम्हें कॉल करना था, पर कॉल गलती से मेरे नंबर पर लग गया। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, पिछले जन्म में आप सीआईडी में थे क्या? क्यों एसीपी प्रद्युम्न की तरह आप मेरे पीछे लगे हुए हैं? मुझे क्या पता वो नंबर किसका था, क्या था, कैसा था। सासू माँ ने कहा था वो नंबर डायल करने के लिए, लेकिन वो नंबर डायल तो किया ही नहीं ना, क्योंकि फ़ोन तो मैंने आपको कर दिया और अब मैं वो नंबर भूल गई, मुझे नहीं पता। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। पंखुड़ी पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई थी। प्रांस ने जैसे ही उसकी कमर को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचा, पंखुड़ी झट से ऊपर की तरफ उठी और फिर प्रांस ने उसे झीला छोड़ दिया। पंखुड़ी की दर्द से आह निकल गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? प्रांस गुस्से से बोला, मतलब नहीं बताओगी तुम किसको फ़ोन कर रही थी? पंखुड़ी एकदम चुप हो गई। जब कोई नंबर था ही नहीं तो वो बताती कैसे? प्रांस अपनी जगह से उठा और पंखुड़ी का फ़ोन अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला, अब जब तक मुझे तुम वो नंबर नहीं बताती जिस पर तुम कॉल करने वाली थी, तब तक तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा। अगर फ़ोन चाहिए तो बता देना और अगर नहीं चाहिए तो गेट लॉस्ट, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये बोलकर वो रूम से बाहर की तरफ जाने लगा। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी उंगली उसके लिप्स के नीचे थी जहाँ से वो पंखुड़ी लिपस्टिक साफ कर रहा था। नंबर तो जाए भाड़ में, उसे जो करना था वो उसने कर दिया था। वहीं पंखुड़ी उसे घूरते हुए देख रही थी। उसे प्रांस का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो प्रांस का चेहरा देख पाती तो उसकी वो गहरी मुस्कुराहट देखकर एक बार फिर से उस पर फिदा हो जाती। प्रांस उसकी तरफ घूमा और बोला, लिपस्टिक चेंज की क्या तुमने? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, सारी लिपस्टिक तो राणा मेंशन में है, ये वाली तो पता नहीं कब की पड़ी थी, यूं ही लगा ली मैंने। प्रांस मुंह बनाते हुए बोला, पागल। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि प्रांस उसका फ़ोन ले गया और अब तो वो प्रांस को फ़ोन भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ प्रांस बाहर निकला तो उसकी नज़रें सृष्टि पर गई, जो अभी अभी अपने रूम से बाहर निकली थी। उसे देखते हुए वो कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया।
श्वेता जी भी किचन से बाहर निकलकर वहां आ चुकी थी और रागिनी, नताशा और कुसुम जी भी वहां पर साइड में आकर खड़ी हो गई थी। प्रांस ने टेबल पर रखे हुए फ्रूट बकेट में से एक एप्पल उठाया और उसे एटीट्यूड से खाते हुए बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और किसी को उसकी ये आदत समझ आए ना आए, लेकिन सृष्टि उसे बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। प्रांस ये दिखाना चाहता था कि बेशक से जगह जो मर्जी हो, लेकिन उसे ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। उसकी जब जहाँ मर्जी हो वो जा भी सकता है और आराम से बैठकर खा भी सकता है। फिर वो बेशक से उसका अपना घर राणा मेंशन हो या फिर उसका ससुराल ग्रोवर मेंशन, वो प्रांस राणा है जिसका ऑरा ही कुछ अलग है। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रागिनी आहें भरते हुए बोली, एक तो मुझे इस लड़के ने अपना दीवाना बना रखा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, बस इसे देख लूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई कयामत देख ली है। ये बोलते हुए वो भी डाइनिंग टेबल पर आई और आकर अपने लिए एप्पल ढूंढने लगी। लेकिन बाकी सारे एप्पल में वो मज़ा कहाँ जो उस एप्पल में था जो प्रांस के हाथ में था। प्रांस बाहर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी की धड़कनें अभी भी तेज थी। बेशक से प्रांस उसका फ़ोन ले गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी उंगलियों से अपने होठों को छूकर देख रही थी। आज कितने दिनों बाद प्रांस ने उसे किस किया था और वो भी इस तरह से। वो तुरंत करवट लेकर बेड पर औधे मुँह लेट गई और उसने अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। अब तो उसका यहाँ पर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब बस उसे किसी भी तरह वापस राणा मेंशन जाना था। बेशक से राणा मेंशन के लोग राणा मेंशन जाएं या ना जाएं, लेकिन उसे अपने प्रांस, अपने खट्टे नींबू के पास जाना ही जाना था। शाम के तकरीबन 6:30 बजे पंक्ति सृष्टि के रूम में आई। सृष्टि अपना बेड ठीक कर रही थी। उसे प्रलय के आने का इंतजार था, क्योंकि प्रलय आने के बाद ही उसे बताने वाला था कि वो लोग आज राणा मेंशन वापस जा रहे हैं या फिर कल सुबह। लेकिन उसने थोड़ी बहुत पैकिंग पहले ही करके रख ली थी। वो खुद अब जल्द से जल्द राणा मेंशन जाना चाहती थी। तभी पंक्ति ने दरवाज़ा नॉक किया। सृष्टि ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ ना पंक्ति, अंदर आओ। पंक्ति हल्का सा मुस्कुरा कर अंदर की तरफ आई और बोली, सासू माँ, क्या आपने पंखुड़ी भाभी को रेडी कर दिया? सृष्टि हैरानी से बोली, उसे कहाँ जाना है? पंक्ति उसके सवाल पर चौंक गई। वो झट से बोली, मैंने आपको सुबह बताया तो था सासू माँ कि मैं और आश्रय जी पंखुड़ी भाभी को रात को घुमाने लेकर जाएंगे ताकि उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, हाँ हाँ याद आया, लेकिन अभी तो आधा घंटा बाकी है ना, तुम फिक्र मत करो, आधे घंटे में वो रेडी हो जाएगी। पंक्ति ने सामने लगी हुई वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं सासू माँ, आप पंखुड़ी भाभी के पास जाइए ना और देखिए कि वो रेडी हुई है या नहीं। अगर वो नहीं रेडी हुई हैं तो मैं भी वहाँ पर आऊँगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी। सृष्टि उसकी मासूमियत पर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और क्या ही करे। यहाँ पर उसके पास मौका था अकेले आश्रय के साथ जाने का, लेकिन नहीं, उसकी बहुओं के पास इतना दिमाग कहाँ। वो एक बार फिर से बोली, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम फिक्र मत करो, जब तक आश्रय आएगा तब तक तुम्हें पंखुड़ी बिल्कुल रेडी मिलेगी। पहले तुम तो रेडी हो जाओ। पंक्ति हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ सासू माँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। इतनी हैवी साड़ी और ब्लाउज भी फुल स्लीव और पेट पूरा कवर। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पति के साथ कहीं घूमने नहीं बल्कि किसी सत्संग या कीर्तन में जा रही है। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम आश्रय के साथ ऐसे घूमने जाओगी? पंक्ति ने एक नज़र अपनी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ सासू माँ, मैंने कुछ गलत पहन लिया क्या? सृष्टि ने अपना सरनामी हिलाया और बोली, नहीं, कुछ गलत नहीं पहना तुमने, कुछ ज़्यादा ही सही पहन लिया है। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा गलत पहना कर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने सूटकेस को खोलकर उसमें कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। उसने वो साड़ी उठाई। हालांकि वो साड़ी सृष्टि की थी, लेकिन ब्लाउज की फिटिंग में सिर्फ 5 मिनट लगने वाले थे और साड़ी तो स्टिच्ड थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी।
तकरीबन 20 मिनट बाद पंक्ति आईने के सामने खड़ी थी और उसने रेड कलर की एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी जो बिल्कुल लाइट वेट थी और उसका पल्लू भी नेट का था। बोल्ड ब्लाउज और कंधे पर स्ट्रिप्स डिजाइन के साथ पंक्ति उसमें काफ़ी हॉट लग रही थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, अगर उन्होंने मुझे इस साड़ी में देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। सृष्टि हैरानी से बोली, क्यों क्यों डांटेगा वो तुम्हें? तुमने कुछ गलत तो नहीं पहना, इतनी खूबसूरत तो लग रही हो तुम, और इस साड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है तो उसे इस साड़ी में प्रॉब्लम क्यों होगी? पंक्ति मायूसी से बोली, यही तो प्रॉब्लम है ना सासू माँ कि जिस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ से आश्रय जी को प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगेगा कि मैंने ये साड़ी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पहनी है। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि से क्या कहे। उसे शर्म भी आ रही थी और हिचकिचाहट भी महसूस हो रही थी। उसकी बात का मतलब समझकर सृष्टि तुरंत बोली, अगर आश्रय तुमसे ये बात कहे तो सीधा सीधा कहना कि तुम बीबी हो उसकी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का हक बनता है तुम्हारा। अगर वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा तो तुम अपनी तरफ से कोशिश करोगी उसे अपने करीब लाने का। तुम बीबी हो उसकी तो उसका प्यार तुम्हें भी चाहिए। अब बेशक से वो प्यार वो अपनी मर्जी से दे या फिर तुम कोशिश करो, मतलब तो तुम्हें उसके प्यार से ही है ना। उसकी बात सुनकर पंक्ति बस उसकी तरफ देखती रह गई। अगर उसने आश्रय से ये बात कह दी तो आश्रय का गुस्सा उस पर कौन सा पहाड़ बनकर टूटेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ करती बेड पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर आश्रय का कॉल आ रहा था। आश्रय का कॉल आते हुए देख उसके पसीने छूटने लगे। सृष्टि झट से बोली, क्या हुआ, फ़ोन उठाओ ना, अपने ही पति के फ़ोन पर तुम इतना परेशान हो रही हो। आश्रय क्या करेगा जब तुम खुद इतनी ढीली हो तो। पंक्ति ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। यहाँ उसकी जान निकल रही थी और सृष्टि उसके मज़े लेने में लगी हुई थी। सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया तो पंक्ति सीधा फ़ोन पर जाकर गिरी। पंक्ति ने तुरंत फ़ोन उठाया और अपने कान से लगाया। सामने से आश्रय की आवाज़ आई, मैं बाहर पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ, जल्दी से पंखुड़ी भाभी के साथ बाहर आओ। आश्रय की बात सुनकर पंक्ति के होश उड़ गए। अब उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो कपड़े चेंज कर सके। वहीं उसे चुप देखकर सृष्टि ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। सामने से आश्रय की गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम मेरी बात सुन रही हो या फिर एक बार फिर से स्टैच्यू बनकर खड़ी हो गई हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें बोलना होता है तब तुम बोलती क्यों नहीं, और जब तुम्हें बोलना नहीं होता तब तुम्हारी जुबान ऐसे चलती है जैसे कोई कैंची। अब मुझे बताओगी तुम कि बाहर आ रही हो या फिर मैं खुद अंदर आ जाऊं तुम्हें लेने के लिए? पंक्ति उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ आश्रय जी, पंखुड़ी भाभी को लेने ही जा रही हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आई। ये बोलते हुए वो जितना हड़बड़ा रही थी उसे देखते हुए सृष्टि को हंसी आ रही थी और सृष्टि को हंसते हुए देख पंक्ति को रोना। पंक्ति ने जल्दी से आश्रय का कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अगर आश्रय जी ने मुझे गुस्से में डांटा तो उन्हें मैं साफ साफ कह दूंगी कि मैंने ये कपड़े नहीं पहने हैं, ये कपड़े तो मेरे हैं भी नहीं, ये आपके हैं और आपने ही ज़बरदस्ती मुझे पहनाए हैं। सृष्टि बेफिक्री से बोली, हाँ हाँ कह देना, पहले बाहर तो जाओ, कहीं ऐसा ना हो आश्रय सच में यहाँ पर आ जाए, ना फिर तुम कुछ कहने लायक रहोगी और ना ही कहीं जाने लायक। पंक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ मैं बस पंखुड़ी भाभी को लेने उनके रूम में जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और सीधा पंखुड़ी के रूम में चली गई। सृष्टि उसे रोकने की कोशिश करती रह गई। वो उसके पीछे पीछे पंखुड़ी के रूम की तरफ आई। पंक्ति ने पंखुड़ी के रूम का दरवाज़ा खोला और बोली, भाभी आप रेडी हैं ना? ये बोलते हुए वो पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमा रही थी, लेकिन उसे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आई। सृष्टि भी अभी तक वहां पहुंच गई। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है पंखुड़ी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाएगी। तुम एक काम करो, तुम अकेली जाओ और जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो आश्रय को तुम पर और ज़्यादा गुस्सा आए। पंक्ति तुरंत बोली, नहीं सासू माँ, मैं अकेली नहीं जा सकती।
सृष्टि गुस्से से बोली, मुझे आश्रय का तो नहीं पता, लेकिन अभी इसी वक्त अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मेरे गुस्से का बम तुम पर जरूर फूटेगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और कह देना आश्रय को कि पंखुड़ी को मैंने नहीं आने दिया। उसका सिर दर्द हो रहा था तो मैं उसे मसाज दे रही हूँ। पंक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी भी उसकी नज़रें पूरे रूम में इधर उधर घूम रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही आश्रय का फ़ोन एक बार फिर से बजा तो सृष्टि उसे देखते हुए बोली, लगता है आज तुम सच में आश्रय से डांट खाओगी। कपड़ों की वजह से तुम्हें डांट पड़े ना पड़े, लेकिन लेट होने की वजह से तुम्हें डांट ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि आश्रय को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो टाइम के हिसाब से ना चले। उसकी बात सुनकर पंक्ति और ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ आई। जल्दी जल्दी के चक्कर में उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर पहुंची वहीं आश्रय जो गाड़ी से लगकर खड़ा था, पंक्ति और पंखुड़ी का वेट कर रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। पंक्ति को लड़खड़ाते हुए अपने पास आते हुए देख वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी नज़रें पंक्ति पर उसके लड़खड़ाने से नहीं टिकी हुई थी, बल्कि इस वक्त पंक्ति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आश्रय चाहकर भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाया। पंक्ति के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और जैसे तैसे वो आश्रय के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका पैर अचानक से लड़खड़ाया और सीधा आश्रय पर गिरने लगी। लेकिन आश्रय ने तुरंत उसे गिरने से बचा लिया। उसका हाथ पंक्ति की कमर पर था। पंक्ति का ब्लाउज इतना ज़्यादा छोटा था कि आश्रय का पूरा हाथ उसकी पीठ पर फैला हुआ था और उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी पीठ पर और पेट पर महसूस करते हुए पंक्ति की हल्की सी सिसकी निकल गई। आश्रय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और अब उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अगर पंक्ति को लेकर उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो अब तक तो वो पंक्ति की खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो जाता कि उनका 2-4 बार हनीमून बन चुका होता। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आश्रय के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा था कि पंक्ति की खूबसूरती भी उसके गुस्से के सामने ठंडी पड़ रही थी। लेकिन फिलहाल तो आश्रय के होश उड़े हुए थे। वो पूरी तरह से पंक्ति में खोया हुआ था। अब उसने वापस अपनी नज़रें पंक्ति के चेहरे की तरफ उठाई और फिर उसके फड़फड़ाते हुए लबों की तरफ देखते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक से पंक्ति बोली, वो पंखुड़ी भाभी का सिर दर्द हो रहा है तो वो नहीं आई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको फ़ोन पर ही बता देती, लेकिन मुझे अभी पता चला तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। आप एक काम कीजिए, गाड़ी साइड में पार्क कर दीजिए और अंदर आ जाइए। उसकी बात सुनकर आश्रय होश में आया। उसकी सांसें अभी भी गहरी चल रही थी। पंक्ति वहां से अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन आश्रय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ? आश्रय ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए पूछा। क्या मॉम पंखुड़ी भाभी के साथ हैं? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ अकेली चली जाऊँ, लेकिन मुझे पता है आप मुझे अकेले नहीं लेकर जाएंगे। कोई बात नहीं, सब पंखुड़ी भाभी ठीक हो जाएंगी तब हम घूमने चलेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय एकदम से बोला, एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो। पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आश्रय ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए और बोला, जब तुम रेडी हो ही गई हो तो हम चलते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पर। आई मीन अगर मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा तो मुझे मॉम से 2-4 बातें सुननी पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले ही जाऊं। पंक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हो या फिर दुखी, लेकिन वो तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गई। आश्रय ने भी एक गहरी सांस ली और तुरंत गाड़ी में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि पंखुड़ी को पूरे घर में ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पंखुड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। श्वेता जी ने जब सृष्टि को इधर उधर घूमते हुए देखा तो वो झट से बोली, क्या हुआ सृष्टि जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए ना। सृष्टि परेशान होते हुए बोली, आपने पंखुड़ी को कहीं देखा है क्या? मैंने उसे हर जगह चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। रागिनी, नताशा और मॉम तो यहीं पर मौजूद हैं, ऐसे में वो उनके रूम में तो हो ही नहीं सकती, तो फिर वो गई कहाँ? श्वेता जी कुछ सोचते हुए बोली, शायद पंखुड़ी बाहर गार्डन एरिया में होगी। तभी ज्योत्सना की आवाज़ वहाँ पर गूंजी, नहीं मॉम, मैं पिछले आधे घंटे से गार्डन एरिया में हूँ, लेकिन पूछे तो पंखुड़ी दीदी कहीं नज़र नहीं आई। रागिनी तुरंत बोली,
ऐसा कैसे हो सकता है कि पंखुड़ी घर में कहीं भी नहीं है? उसकी तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। अकेले में तो वो कहीं जा भी नहीं सकती। सृष्टि उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, कहीं पंखुड़ी राणा मेंशन तो नहीं चली गई? रागिनी हंसते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो तुम सृष्टि? पंखुड़ी भला राणा मेंशन कैसे जा सकती है? उसकी वजह से तो पूरा राणा परिवार यहाँ पर है। वो अकेली राणा मेंशन कैसे चली जाएगी? सृष्टि धीमे से बोली, तुम्हें नहीं पता रागिनी, मेरी दोनों बहुओं के पास दिमाग नहीं है, लेकिन जब भी अपना दिमाग चलाती हैं तो कुछ ज़्यादा ही चलाती हैं। जिस तरह से आज प्रांश ग्रोवर मेंशन में आया था, मुझे नहीं लगता कि पंखुड़ी अब ग्रोवर मेंशन में होगी। मुझे राणा मेंशन में फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और राणा मेंशन में कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन हाल में रखा हुआ फ़ोन जोरों से बज रहा था। तभी किसी ने आकर वो फ़ोन उठाया। सृष्टि झट से बोली, हेलो, मुझे बस इतना बताओ कि पंखुड़ी राणा मेंशन आई है क्या? ये बोलते हुए सृष्टि सोच रही थी कि फ़ोन सामने किसी सर्वेंट ने उठाया है, लेकिन तभी पंखुड़ी की प्यारी सी आवाज़ आई, सासू माँ, मैं पंखुड़ी ही बोल रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर ही सृष्टि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब उसका शक बिल्कुल सही था। पंखुड़ी की वजह से पूरा राणा मेंशन ग्रोवर मेंशन में आकर बस गया था। सब लोग अपना सूटकेस पैक करके यहाँ पर ले आए थे और यहाँ पंखुड़ी बिना किसी को बताए ही सीधा राणा मेंशन चली गई। वो झट से बोली, तुम राणा मेंशन क्या कर रही हो? और तुम राणा मेंशन गई कब? तुमने किसी को बताया क्यों नहीं पंखुड़ी? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, वो मैं आपको बताना भूल गई सासू माँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक लिपस्टिक चाहिए थी जो मैं राणा मेंशन में छोड़ गई थी। मेरा वो लिपस्टिक लगाने का बहुत मन कर रहा था तो मैं यहाँ पर आ गई। पंखुड़ी का ये सिल्ली सा एक्सक्यूज सुनकर सृष्टि का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो तुरंत बोली, तुम वहीं रुको, तुम्हें तो मैं यहाँ आकर बताती हूँ। अगर मैंने तुम्हें अच्छी अच्छी लिपस्टिक अपने हाथों से नहीं लगाई तो मैं भी सृष्टि राणा नहीं। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी ने झट से नीचे फ़ोन रख दिया। वो यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अब उसे सृष्टि के गुस्से से डर लग रहा था। पर वो क्या करती? एक तो प्रांश उसका फ़ोन ले गया था, जिसके बाद वो प्रांश को कॉल भी नहीं कर सकती थी, उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकती थी, और ऊपर से उसका प्रांश के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसे में वो भला ग्रोवर मेंशन कैसे रह सकती थी? वो अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए सोचने लगी कि अब वो क्या करे। पहले तो उसे सिर्फ प्रांश का गुस्सा देखना था, अब उसे सृष्टि का गुस्सा भी देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रांश राणा इंडस्ट्रीज में था और वो सोच रहा था कि वो वापस राणा मेंशन जाए या फिर ग्रोवर मेंशन। राणा मेंशन जाकर उसे बोर होना पड़ेगा। ना तो रूम में पंखुड़ी थी और ना ही किचन में कोई खाना बनाने वाला था, तो राणा मेंशन जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकला और नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, इसलिए वो पहले चेंज करने राणा मेंशन जा रहा था और फिर वहां से ग्रोवर मेंशन जाने वाला था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी राणा मेंशन पहुंची। जैसे ही बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, पंखुड़ी जो अंदर हॉल में बैठी थी, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा और उसने अपनी लिटिल फिंगर को अपने दांतों में दबाया और उसने नेल्स चबाने लगी। वहीं प्रांश अंदर की तरफ आया और सीढ़ियां चढ़कर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक पल के लिए जैसे उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। बेशक से पंखुड़ी का दिमाग चले ना चले, वो प्रांश को फील करे ना करे, लेकिन प्रांश पंखुड़ी को फील कर सकता था। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पंखुड़ी अपना चेहरा झुकाए बैठी थी और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। उसे वहां पर देखते ही प्रांश के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी नज़रें पूरे घर में घुमाई। लगभग से सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, मतलब सब पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में पंखुड़ी का अकेले वहां पर होना साफ बता रहा था कि वो अकेली वहां पर आई है, उसके साथ और कोई वापस नहीं आया। इस चीज पर प्रांश को हैरानी भी हो रही थी और अजीब सा भी फील हो रहा था। वो तुरंत पंखुड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ? पंखुड़ी ने उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को खोला और सोचने लगी कि अब वो प्रांश को क्या कहे। प्रांश ने एक बार फिर से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और बाकी सब कहाँ हैं? पंखुड़ी मासूमियत से बोली,
वो बाकी सबका ग्रोवर मेंशन से आने का मन नहीं कर रहा था तो वो सब वहीं रह गए। मेरा मतलब है मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर अपना फ़ोन लेने आई हूँ। उसकी बात सुनते हुए प्रांस की नज़रें उस पर तिरछी हो गई थी। अब उसे याद आया कि पंखुड़ी का फ़ोन उसके पास ही है, उसकी पॉकेट में ही पंखुड़ी का फ़ोन रखा हुआ था। वो तुरंत बोला, ओह तो तुम यहाँ पर अपना फ़ोन लेने आई हो? लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा फ़ोन नहीं है। वो फ़ोन तो मैं अपने ऑफिस में भूल गया। तो फिर अब तुम्हें यहाँ से बिना फ़ोन के ही जाना पड़ेगा। यहाँ से जाने का सुनकर ही पंखुड़ी ने मुँह बनाया। प्रांस ये भी तो कह सकता था कि अब उसे यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर रहेगी, लेकिन नहीं, ऐसे तो प्रांस राणा का एटीट्यूड ही कम हो जाएगा। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि अब तुम इतनी रात गए वापस ग्रोवर मेंशन कैसे जाओगी? तुम अकेली आई हो तो अब तुम्हें थोड़ा डर लग रहा होगा ना, बट डोंट वरी, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ग्रोवर मेंशन छोड़ आएगा और साथ में गार्ड्स को भी बोल देता हूँ। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। प्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वो तो मैं जानता हूँ, कुछ नया बताओ। पंखुड़ी गुस्से से बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रांस एक बार फिर से बोला, तो मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझसे बात करो? पंखुड़ी की आंखों में अब नमी तैर गई। वो मायूसी से बोली, मतलब आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ? प्रांस भी झट से बोला, जब तुम यहाँ पर रहने ही नहीं आई हो तो मैं कौन होता हूँ चाहने ना चाहने वाला? तुम्हारी मर्जी है तुम्हें यहाँ पर रहना है या नहीं, इसमें मैं तुम्हारी जगह पर कोई फैसला कैसे ले सकता हूँ? पंखुड़ी की आंखों से अब आंसू बाहर की तरफ लुढ़कने लगे। वो रोते हुए बोली, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वैसे भी आप मेरे साथ क्यों रहेंगे? आपको तो किसी और के साथ रहना पसंद होगा ना। मुझसे कहाँ ही प्यार करते हैं आप? एक मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पर चली आई। प्रांशु से गहरी नजरों से देखते हुए बोला, पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो। अपना फ़ोन लेने आई हो या फिर मेरे लिए आई हो? पंखुड़ी गुस्से से बोली, अपना फ़ोन लेने आई हूँ मैं। प्रांस भी उसे बाहर का दरवाज़ा दिखाते हुए बोला, तो फिर तुम्हारा फ़ोन तो यहाँ पर नहीं है, ऑफिस में रखा है। जब ऑफिस जाऊँगा तो तुम्हारा फ़ोन भिजवा दूँगा। अब तुम जा सकती हो। उसकी इस बात पर पंखुड़ी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और जोर से धक्का देते हुए बोली, आई हेट यू। प्रांस भी तुरंत बोला, आई हेट यू टू। पंखुड़ी और भी ज़्यादा मायूस और फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने तुरंत अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन वहां से बाहर निकलती उससे पहले ही सृष्टि, रागिनी और नताशा के साथ वहां पर पहुंची। उसके साथ कुसुम जी भी थी। उन्हें देखते हुए पंखुड़ी के कदम रुक गए थे। सृष्टि अंदर की तरफ आई। उसने प्रांस को नहीं देखा था। वो गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखने लगी और सृष्टि को इतने गुस्से में देखकर पंखुड़ी ने अपनी नजरें झुका ली। अब उसे डर लग रहा था सृष्टि के गुस्से से। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दिवाली की सफाइयों के बीच बहुत थक जाती हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से पार्ट तैयार कर रही हूँ, तो लाइक और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिवाली की तैयारियों के साथ अपना भी ख्याल रखते रहिए।